दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, निधि के दाता। दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज संवारे, सिया राम के काज संवारे। मेरा कर उद्धार। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। बारंबार पवन सुत बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। क्या हाल चाल हैं आप सभी के? बढ़िया, मस्त मौज बहार, जिंदगी बढ़िया चल रही है। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। एक बार मेरे को सारे बच्चे फटाफट से बता दो, क्या मेरी ऑडियो वीडियो परफेक्ट आ रही है जी? क्या मेरी ऑडियो वीडियो परफेक्ट आ रही है? पक्का पक्का जी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? चलो बहुत बढ़िया जी। वेरी गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग मेरे यारों। बंसल जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बंसल जी, गुड इवनिंग अनुज, गुड इवनिंग अविनाश, गुड इवनिंग ओम, वेरी गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग कृतिका, गुड इवनिंग तीरथ, गुड इवनिंग कशिश, गुड इवनिंग। चलो बहुत बढ़िया जी। अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो हमारे जीएसटी के हैं, एक तो आईटीसी वाला चैप्टर हमने रिवाइज कर लिया, पेमेंट ऑफ जीएसटी वाला चैप्टर भी कल हमने रिवाइज कर लिया। अब इन दोनों चैप्टर के खूब 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 सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? अच्छा, आईटीसी का मैंने कल देखा था, आईटीसी का मैंने कल चेक किया था कि 61 क्वेश्चन जो हैं वो आईटीसी वाले चैप्टर में। इट मीन 61 क्वेश्चन जो हैं वो आईटीसी वाले चैप्टर में हैं। और मेरे ख्याल से पेमेंट ऑफ जीएसटी वाले चैप्टर में अगर मैं देखता हूँ, पेमेंट ऑफ जीएसटी वाले चैप्टर में जो क्वेश्चन हैं वो टोटल 19 क्वेश्चन है। तो 61 प्लस में 19, तो टोटल मिला के आप मान के चलो हमारे टोटल 80 क्वेश्चन जो हैं वो हमें कंप्लीट करने हैं। मतलब टोटल 80 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने हैं। बट ऑब्वियस सी बात है, आज तो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हम टारगेट लेके चलते हैं कि आईटीसी के 30 क्वेश्चन आज हम कंप्लीट कर पाए तो अच्छी बात है। 30 का टारगेट आज हम लेके चलते हैं और बाकी फिर कल वाली क्लास में हम खत्म करेंगे। अच्छा, कल हमारी क्लास होगी, कल की क्लास की टाइमिंग आप मान के चलो, होपफुली कल जो क्लास मैं लूंगा शायद मॉर्निंग में लूंगा, ठीक है ना? कल सीए वाले बच्चों का रिजल्ट भी है, क्योंकि आफ्टरनून में रिजल्ट है। रिजल्ट के बाद का माहौल क्या होगा पता नहीं, भगवान करे बहुत अच्छा माहौल हो, ठीक है? भगवान करे खुशियां ही खुशियां हो, ठीक है? मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ हमारे घर में आए, क्योंकि लाइव वाले कई बार बच्चे होते हैं कोरियर भेजते हैं, तो मैं कहता हूँ भगवान बहुत सारी मिठाइयाँ हमारे घर में दे, ठीक है?
तो कल एक बार हम मॉर्निंग में ले लेंगे। जीएसटी कब तक खत्म होगा? बस जब आईटीसी और पेमेंट वाला चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो आप मान लो 4-5 दिन और मान लो यार, आपको 20 दिन तो मैंने कहा ही था, 20 दिन तो मैंने वैसे भी कहा था। अभी तो लेक्चर नंबर 15 है, तो 5-6 दिन तो आप मेरे को कम से कम और दोगे ना, तो टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, तो कल हम जीएसटी की क्लास रख लेंगे अप्रोक्सीमेट 11 बजे जी। ठीक है ना, मतलब 11 से 12 रख लेंगे, क्योंकि कल मेरी 10:30 बजे तक क्लास है। तो फिर 11 से 12 जो है वो तुम्हारी कल मैं क्लास ले लूंगा, और कल ये सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर मंडे को हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और मंडे को जिस चैप्टर की हम रिवीजन करेंगे वो रिवीजन करेंगे रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, और फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन वाले क्वेश्चन भी करेंगे। और मैं दोबारा बोल दूं, मंडे को जो हमारी क्लास होगी, मैं फिर बोल दूं, मंडे को जो हमारी क्लासेस होंगी, मंडे से हमारी क्लास सुबह 8 बजे होगी, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है ना, तो मंडे से हमारी क्लास की टाइमिंग जो रहेगी, अगर आप 8 बजे नहीं अलाउ करते मुझे, तो मैं सुबह 7:30 बजे कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मंडे की टाइमिंग 7:30 या 8, वो एक बार आप मेरे को बता दो बस। हाँ, कल पीजीपी की क्लास भी है जी, कल पीजीपी क्लास है ना, 8:30 से 10:30 तो पीजीपी की क्लास है, तो 11 बजे हम जीएसटी की रिवीजन कर लेंगे। अपॉर्शनमेंट वाले रूल नहीं है जी, अपॉर्शनमेंट के रूल सीएस सीए इंटर और सीएस सीएमए के सिलेबस में नहीं है, वो सारे सीए फाइनल के सिलेबस में जी। रूल नंबर, ये रूल्स हमारे सिलेबस में इसके अंदर नहीं है जी। 8 ठीक है, बच्चे 8 बजे ही कह रहे हैं। अच्छा 8 बजे कह रहे हो, ठीक है, डन डन, लॉक कर दो बस, फिर डन करते हैं जी। ठीक है, चलो, नहीं इस टाइम पर मैं ले नहीं पाऊंगा, क्योंकि इस टाइम पर मेरा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो इस टाइम पर मेरा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैं सुबह कर रहा हूं। तो सुबह 8 बजे डन करते हैं, सुबह 8 से 9। ठीक है जी, सुबह 8 से 9 हो गया, 9:30 हो गया, वो हम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सुबह 8 बजे हमारी मंडे से क्लास होगी, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है ना, तो मंडे को कोई भी क्लास शाम को 7 बजे नहीं होगी, मंडे को जो भी क्लासेस होंगी वो सुबह 8 बजे से लाइव होंगी, और बाकी रिकॉर्डेड फॉर्म में तो रहेंगी रहेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डन, चलो अब ये बातें हमारी फाइनल होगी कि मंडे से क्लास हमारी सुबह 8 बजे है, कल हमारी क्लास 11 बजे है, और अब हम यहाँ पे आईटीसी वाले क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, हाँ कल मैच भी है भाई, कल तो शाम को मैच है ना, भगवान करे कल मैच भी अच्छा हो और बच्चों का रिजल्ट भी अच्छा है, बहुत सारे रैंक भी आए बच्चों के, हम तो ये दुआएं करते हैं भगवान से जी। ठीक है, कल 11 बजे है, कल 11 बजे सुबह क्लास है जी, कल सुबह क्लास जो होगी वो 11 बजे होगी जी। तो सारे बच्चे नोट कर लें, कल सुबह क्लास जो होगी वो 11 बजे होगी। ठीक है, चलो इधर देखो ध्यान से, अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आओ। हेलो भाई साहब, ओए इधर देखो, एक बार क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आओ। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है व्हाट इज इनपुट टैक्स। बताओ जी इनपुट टैक्स का मतलब क्या होता है? इनपुट टैक्स का मतलब होता है जी, जो हम इनपुट पर टैक्स पे करते हैं। इनपुट पर हम कौन सा टैक्स पे करते हैं? वो हो सकता है सीजीएसटी पे किया हो सकता है एसजीएसटी पे किया हो सकता है आईजीएसटी पे किया हो सकता है यूटीजीएसटी पे किया हो। तो जो भी आपने परचेज पर टैक्स पे किया होगा उसको इनपुट टैक्स बोलेंगे। बट तुम सबको पता है इनपुट टैक्स में कॉम्पोजिशन वाला टैक्स कवर नहीं होता। मैं दोबारा बोलूंगा, इनपुट टैक्स में कॉम्पोजिशन वाला टैक्स कवर नहीं होता। तो इनपुट टैक्स में सभी तरह के जीएसटी यहां पे कवर होते हैं, बट जो कॉम्पोजिशन वाला टैक्स होता है उसको इनपुट टैक्स में कवर नहीं करते। तो ये पहला पॉइंट यहां पे निकल कह रहा है कि इनपुट टैक्स का मतलब क्या है? तो भैया ऐसा टैक्स जो हम अपनी परचेज पर पे करते हैं, इसमें सभी तरह के टैक्स कवर होंगे। इट ऑल्सो इंक्लूड टैक्स पेड ऑन रिवर्स चार्ज। ध्यान रखना, रिवर्स चार्ज वाला टैक्स भी यहाँ पे कवर होता है। एक बच्चा कहता है सर एक बात मेरे को बताओ, रिवर्स चार्ज वाला टैक्स यहाँ पे कवर होता है, मतलब रिवर्स चार्ज का हमें आईटीसी मिलता है? बिल्कुल मिलता है, बट वो रिवर्स चार्ज वाला जो हम जीएसटी गवर्नमेंट को देने जाते हैं वो देना होता है कैश में, बट आईटीसी मिलता है, बस ये पर ध्यान दो। तो चाहे फॉरवर्ड चार्ज वाला हो चाहे रिवर्स चार्ज वाला हो, दोनों का दोनों जीएसटी इनपुट टैक्स में कवर होता है। बट कॉम्पोजिशन वाला टैक्स जो होता है वो इनपुट टैक्स वाली कैटेगरी में कवर नहीं होता, मतलब इसका आईटीसी हमें यहां पे नहीं मिलता, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, चलो अब सेकंड पॉइंट के ऊपर। अब सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है, व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग आईटीसी। बताओ आईटीसी लेने की कौन कौन सी कंडीशंस निकल के आती हैं? तो सबसे पहली कंडीशन तो वही है कि पहली बात तो वो बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरी बात वो यूआईएन और
अपना सेक्शन 10 वाला पर्सन ना हो। तीसरी बात, उस सामान को बिजनेस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज करेगा। चौथी बात, उसके हाथ में टैक्स इनवॉइस होना चाहिए या डेबिट नोट होना चाहिए। फिर उसने जीएसटीआर 1 में इनवॉइस अपलोड कर दिया हो सप्लायर ने, 2B में कम्युनिकेट हो चुका हो। फिर वो रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी होना चाहिए, गुड्स और सर्विस उसको रिसीव हो चुकी हो। फिर उसने गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया हो, रिसीवर ने जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल कर दी हो। ये सारी की सारी कंडीशंस यहां पे निकल के आती हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो आप आईटीसी क्लेम करने के एलिजिबल होंगे, नहीं तो आप आईटीसी क्लेम करने के एलिजिबल नहीं हो। ये बिल्कुल बेसिक सी बात यहां पे निकल के आती है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, कैन ए पर्सन टेक आईटीसी विदाउट पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन फॉर द सप्लाई अलोंग विद टैक्स? आंसर इज यस। ये तो बात हमने सेक्शन नंबर 16 के अंदर भी डिस्कस की थी। सेक्शन 16 में कहीं ये नहीं लिखा कि आईटीसी सिर्फ तभी क्लेम करेंगे जब रिसीवर सप्लायर को पेमेंट कर देगा, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा। सेक्शन 16 की कंडीशंस हैं, ये सेक्शन नंबर 16 की कंडीशंस हैं। अगर आप चेक करोगे इसमें कहीं नहीं लिखा कि पेमेंट करना जरूरी है। और याद नहीं, एक पॉइंट हमने किया था कि आपको 180 डेज के अंदर पेमेंट करनी होती है। अगर आप 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करोगे तो जो आपने आईटीसी क्लेम किया था उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, बिना पेमेंट के भी मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूं, बट हाँ, गवर्नमेंट को पेमेंट करना जरूरी है। मैं दोबारा बोलूंगा, गवर्नमेंट को पेमेंट करना जरूरी है, यह बात तो कंफर्म है। भाई गवर्नमेंट को पेमेंट करनी कंपलसरी है, बट रिसीवर सप्लायर को पेमेंट करेगा, ऐसी कोई कंडीशन आईटीसी अवेलमेंट के टाइम पे नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। तो उसने बोला कि ऐसी कोई कंडीशन है कि विदाउट पेमेंट भी आप आईटीसी ले सकते हो। हाँ बिल्कुल जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप यहाँ पे आईटीसी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर कह रहा है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर टेकिंग आईटीसी एंड रीजन देयर ऑफ? मेरे को सारे बच्चे फटाफट से बोल दो। अब यहाँ पे आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट क्या होती है? आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट होती है अगले साल की 30 नवंबर, और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर। मतलब अगर मान लो मेरा ईयर फाइनेंशियल ईयर 25-26 चल रहा है तो 30 नवंबर 26, और एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट नहीं कह रहा, एनुअल रिटर्न फाइल करने की जो एक्चुअल डेट होगी, इनमें से जो अर्लियर होगा वहां तक आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे निकल के आ रहा है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है जी। आप इस तरह से डीटी के भी बिल्कुल लेंगे, डीटी के तो बल्कि और डिटेल में लेंगे। डीटी में तुम्हें घुसा दूंगा मैं, डीटी की तुम टेंशन मत लो। अब ये मान के चलो, मतलब टारगेट हम लेके चल रहे हैं 16 मार्च से, मतलब मेरा टारगेट ये है कि 16 मार्च से हम डीटी स्टार्ट कर दें। मतलब जितने भी 5-6 दिन हमारे पास बचे हैं तो हम जीएसटी खत्म करें, 16 मार्च से लेके हम जीएसटी स्टार्ट करें, और कम से कम 25 दिन हम डीटी के अंदर लगाएं और बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम डीटी में करें। मेरा टारगेट ये है, ठीक है। बट ध्यान रखना टाइमिंग हमारा सेम रहेगा जी, टाइमिंग हमारा सुबह 8 बजे का रहेगा, बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट निकल के आ रहा है, व्हाट इज द आईटीसी एंटाइटलमेंट ऑफ ए न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन। अच्छा, आईटीसी, कोई एक बंदा न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसके लिए आईटीसी एंटाइटलमेंट की बात कर रहे हैं। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन निकल के आ रहा है। आपको मैंने एक बात बोली थी कि अगर मैं नया रजिस्टर्ड पर्सन हूं तो 2 केस होंगे, या तो मैं अपनी मर्जी से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया होगा, या मैं लाइबल होऊंगा 30 दिन के अंदर मैंने अप्लाई कर दिया होगा। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पहली बात, या तो मैं अपनी मर्जी से जीएसटी में लूंगा रजिस्ट्रेशन, या फिर मैंने कहा था कि लाइबल होने के 30 दिन के अंदर मुझे करवाना पड़ेगा। भाई 2 बातें दिमाग में क्लैरिफाई होनी चाहिए। पहली बात, या तो अपनी मर्जी से होगा या 30 दिन में अप्लाई करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट कह रही है तू जैसे भी हो, तू जैसे भी करवाए अनरजिस्टर्ड से, अगर तू रजिस्टर्ड पर्सन बन रहा है तो जितना भी तेरा बचा हुआ स्टॉक होगा, मैं फिर बोलूंगा, जितना भी तेरा बचा हुआ स्टॉक होगा उसका भी तो आईटीसी क्लेम कर सकता है। तो वही बात उसने बोली है, क्या जो नया रजिस्टर्ड पर्सन होता है क्या उसके लिए भी कोई आईटीसी की एंटाइटलमेंट होती है? बिल्कुल होती है। कितने आईटीसी की होती है? जितना उसका बचा हुआ स्टॉक होता है, उस बचे हुए स्टॉक का वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। तो वही बात यहां पे निकल के आ रही है, यहां पे सेक्शन 18 की बात है, बस ये पर ध्यान दो। सेक्शन 18 की बात है। सर 16 से तो हम लोग का रेगुलर क्लास भी तो होगा। हाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब जो लाइव नहीं देख सकता वो रिकॉर्डेड देख लेना। मेरी बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि देख लेना बस, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा लाइव ही देखो। आपने कभी देखे, मान लो जितने बच्चे अब कम आ रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कि लाइव वॉचिंग कम आ रही है, मुझे बस इससे फर्क पड़ रहा है कि बाद में देख लेना,
ये मैं कहना चाह रहा हूँ, लाइव देखो ना देखो उससे फर्क नहीं पड़ता। कई बार बच्चे अपनी स्पीड में देखते हैं, कई बार बच्चे 1.5 की स्पीड में देखते हैं, तो वो हर बच्चे के ऊपर है। इन लेक्चर का मतलब यह है कि आपके मिस नहीं होने चाहिए। लाइव देख लोगे अच्छे, नहीं तो फिर बाद में रिकॉर्डेड देख लेना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मुझे। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। नेक्स्ट पॉइंट पर देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, कह रहा है व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन हु हैड टेकन आईटीसी ऑन सच कैपिटल गुड्स। अच्छा, वो कह रहे हैं कैपिटल गुड्स वाले केस में क्या इंप्लीकेशन होगा। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर उसने व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स, सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स, याद करो कल हमने पॉइंट किया था सेक्शन नंबर 18.6, याद है 18.6 के अंदर मैंने क्या कहा था कि अगर मैं कोई भी कैपिटल गुड्स की सप्लाई कर देता हूं, कैपिटल गुड्स की सप्लाई, याद करो मैंने एसी वाला एग्जांपल दिया था कि अगर मैंने एसी खरीदा, आईटीसी क्लेम किया, फिर एसी बेच दिया, उस केस में क्या करोगे, दैट इज सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स ना। तो सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स वाले केस में आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है। कितना आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है, ए और बी, विच एवर इज हायर। तो ए का मतलब मैंने क्या कहा था, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है उसका जीएसटी, और बी का मतलब मैंने कहा था जो तुमने आईटीसी क्लेम किया उसमें से 5% ईच क्वार्टर माइनस करने के बाद बैलेंस जो बचेगा या तो वो, तो इनमें से जो भी हायर वैल्यू होगी वो मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा। तो वही पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है कि अगर आप कैपिटल गुड्स की सप्लाई करते हैं तो उस केस में आपको आईटीसी मतलब आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो भी आपने आईटीसी लिया था उसमें 5% माइनस करने के बाद, या जो भी फिर आपका टैक्स बनेगा ट्रांजैक्शन वैल्यू पे, इनमें से जो हायर होगा। बट इसमें एक लाइन और ध्यान रखना, हाउएवर इन दिस केस refractory bricks, molds, dies, jigs, fixture, when these are supplied as scrap, the person can pay tax on the transaction value। इसका मतलब ये बात कहना चाह रहा है कि यहां पे वो which ever is higher वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। मतलब अगर तुम नॉर्मल कैपिटल गुड्स बेच रहे हो फिर तो ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, बट गवर्नमेंट ने यहां पे क्लैरिफिकेशन दी कि जो मोल्ड्स होते हैं, डाइज होते हैं, जिग्स होते हैं, फिक्सचर्स होते हैं, उनके ऊपर ये वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब उनको उतना ही आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा जितने उनकी सेल पे जीएसटी बनेगा। मतलब 5% ईच क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, वो वाला कॉन्सेप्ट यहां पे एप्लीकेबल नहीं है। यहां पे ट्रांजैक्शन वैल्यू का जो जीएसटी बनेगा बस उतना ही हमें रिवर्स करना पड़ेगा, और इस वाले केस में हायर वाला रिवर्स करना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। और ये गवर्नमेंट की क्लैरिफिकेशन है सर, ये किसी एक्ट में नहीं लिखा हुआ। कल हमने 18.6 पढ़ा था ना, तो 18.6 में कोई 18.6 में एक्ट में नहीं लिखा था, ये क्लैरिफिकेशन है। तो बस ये ध्यान देना, मोल्ड्स, डाइस, जिग्स, फिक्सचर, इस वाले केस में हायर वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। जितने के वो बेचे हैं उनकी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू का जीएसटी बनेगा उतना अमाउंट ही हमें रिवर्स करना पड़ेगा। हायर वाला कॉन्सेप्ट यहां पे एप्लीकेबल नहीं है। अगले पॉइंट पर आओ जी, नेक्स्ट पॉइंट पर देखो जी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो जी। हेलो भाई साहब, इधर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ए रजिस्टर्ड पर्सन ट्रांसफर इट्स बिजनेस टू अनदर पर्सन, इन इज सच रजिस्टर्ड पर्सन अलाउड टू ट्रांसफर द अनयूटिलाइज आईटीसी लाइंग इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर टू सच ट्रांसफर बिजनेस। बताओ जी। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, कह रहा कि अगर आपने बिजनेस ट्रांसफर कर दिया तो बचा हुआ आईटीसी मतलब अनयूटिलाइज आईटीसी क्या अगले वाला बंदा क्लेम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। याद करो 18.3 मैंने कल कहा था ना अमलगामेशन वाला केस। हेलो भाई साहब इधर, मैंने कल कहा था ना अमलगामेशन वाला केस। तो अमलगामेशन वाले केस के अंदर मैंने क्या कहा था, अमलगामेशन, अमलगामेटिंग कंपनी, मर्जर, डीमर्जर, फिर बिजनेस सक्सेशन वाला केस। तो जो मेरे आईटीसी हैं वो अगले वाली कंपनी भी कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर वो 18.3 की बात हो रही है। सर बट ये तो 5 साल के लिए था ना। हाँ तो 5 साल के लिए तो ऑब्वियस सी बात है ना, बट वो क्वेश्चन में थोड़ा बोलेगा 5 साल। उसने क्वेश्चन में रिप्लाई मांगा, हमने रिप्लाई दे दिया। हमें नहीं बताना ये 5 साल वाला कॉन्सेप्ट है या नहीं है। तो वो तो मैंने तुम्हें बताया कि कैपिटल गुड्स की लाइफ जीएसटी में 5 साल की होती है, और वो 5 साल हमने कैसे निकाला, 5% ईच क्वार्टर, मतलब हर क्वार्टर का 5%। तो एक साल में 4 क्वार्टर, मतलब एक साल में 20%, तो 5 साल में 100%। तो वो तो हमने वैल्यू निकाली है, एक्ट में कहीं नहीं लिखा कि 5 साल की लाइफ है। वो हमने कैसे निकाला, डिवाइड बाय 60 कर दिया, तो वहां समझ में आ गया 5 साल की लाइफ है। तो हमें तो रिप्लाई करके आना है जो उसका प्रोविजन है। हमें पेपर में नहीं लिखना कि जीएसटी में कैपिटल गुड्स की लाइफ 5 साल होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आओ जी। क्वेश्चन नंबर 8 चेक करो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है स्वास्तिक, ध्यान से पढ़ना, स्वास्तिक प्राइवेट लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरर
of taxable goods. It purchased a machinery of 8 lakh रुपए on which GST was 14,400 रुपए paid. The company has claimed depreciation under the Income Tax Act 1961 on the full value of the machine, including IGST component, that is 14,400 availed by ITC. Examine if the stand taken by company is correct in law. अब बताओ क्या ये जो स्टैंड लिया है क्या लॉ के अंदर करेक्ट है? मतलब उसने 14,400 पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, क्या उस पर आईटीसी क्लेम करना भी बनता है क्या? मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या आईटीसी क्लेम करना बनता है? क्यों क्लेम करना बनता है भाई? जब 14,400 पर हम डेप्रीसिएशन क्लेम कर चुके हैं तो आईटीसी क्लेम करने का मतलब ही नहीं है। ये बात तो सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 3 में लिखी थी कि या तो जीएसटी पे क्लेम करो डेप्रीसिएशन या जीएसटी का क्लेम करो आईटीसी, दोनों में से एक बेनिफिट क्लेम करोगे, डबल बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते। तो वही बात यहां पे लिखी है जी। अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो आईटीसी नहीं मिलेगा, अगर आईटीसी क्लेम कर लिया तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। वही बात यहां पे लिखी है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 9 चेक करो, कह रहा है सिग्मा, ध्यान से पढ़ना, सिग्मा कंसल्टेंट एंड एलएलपी ऑफ फाइनेंस प्रोफेशनल प्रोवाइड फाइनेंशियल कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है, इट मेड एन एडवांस पेमेंट ऑफ 1,18,000 inclusive IGST 18% in the month of October to, that is, Ozoro Computer Service for developing a software. The software would be used by the LLP to enhance the precision of the financial advice given by it to various clients. The balance payment is to made after the successful test run of the software in the month of December. Sigma consultant has availed ITC of IGST 18,000 रुपए in the month of October. Do you think Sigma consultant can avail ITC? Answer is no. भाई ये सिंपल सी बात है यार। एक बात मेरे को बताओ, कैसे वो ITC क्लेम कर लेगा? नहीं, इसको पता नहीं क्या? इसने सेक्शन 16 नहीं पढ़ा क्या? यार तुम इसको 16 समझाओ ना। आईटीसी कब क्लेम कर सकते हो? जब गुड्स और सर्विस रिसीव हो चुका। अभी तो वो तुम्हें रिसीव ही नहीं हुआ, तुमने एडवांस पेमेंट कर ली, तो एडवांस पेमेंट पे आईटीसी कैसे क्लेम कर लोगे भाई? आईटीसी क्लेम करने वाली कंडीशन भी तो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। आईटीसी क्लेम करने की सबसे मेन कंडीशन है गुड्स और सर्विस रिसीव हो चुका हो। सर्विस का ट्रायल रन जो है वो दिसंबर में स्टार्ट होगा और तुम कह रहे हो कि तुम अक्टूबर में आईटीसी क्लेम करोगे। कैसे क्लेम करोगे? क्या सिर्फ तुमने एडवांस पेमेंट कर दी इसलिए आईटीसी क्लेम करोगे? क्यों? आईटीसी क्लेम करने की कंडीशन भी तो होती है कि गुड्स और सर्विस रिसीव होना जरूरी होता है। तो भैया गलत कह रहे हैं यार, ये गलत कह रहे हैं जी। अक्टूबर के अंदर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। अक्टूबर के अंदर आईटीसी क्लेम करने का, ना क्लेम करने का रीजन क्या है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो तुम्हें रिसीव ही नहीं हुआ, और जब तुम्हें रिसीव नहीं हुआ तो आप यहां पे आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो यहां पे आईटीसी आप बार बार क्लेम नहीं कर पाओगे, अक्टूबर में क्लेम नहीं कर पाओगे। क्लेम करना है तो जब वो रिसीव होगा तब क्लेम करना है। बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको मेरी बातें समझ में आती हैं मेरे दोस्तों? क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? पक्का पक्का जी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ए टैक्सेबल पर्सन, ओके, टैक्सेबल पर्सन इज इन द बिजनेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ही बाय अ कार मैक्सिमम सीटिंग कैपेसिटी 5 पर्सन फॉर यूज ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कैन ही अवेल द आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ सच कार? आइसन की ताइसन, आइसन की ताइसन, ऐसी की तैसी। कह रहा है 5 सीटिंग कैपेसिटी वाली गाड़ी है, 5 सीटिंग कैपेसिटी वाली गाड़ी का आईटीसी क्लेम कर लोगे? कैसे क्लेम कर लेगा यार? कैसे क्लेम कर लेगा? 17(5) के अंदर ब्लॉक है। अगर तुम्हारी सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर तक की होती है, आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। चाहे तो उसको ऑफिस में यूज करो तो भी नहीं क्लेम कर सकते। 5 सीटिंग कैपेसिटी वाली गाड़ी लेके बैठा है, आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा भाई। 17(5) के अंदर ब्लॉक किया हुआ है, उस केस में आईटीसी नहीं है जी। आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? ओके, कह रहा है ए टेक्निकल टेस्टिंग एजेंसी टेस्ट एंड सर्टिफाई ईच बैच ऑफ मशीन टूल्स बिफोर डिस्पैच बाय बीएमटी लिमिटेड। ठीक है, some of these tools are dispatched to a unit in SEZ without payment of GST. ठीक है, as these supply are not taxable, as these supply are not taxable, the finance
personnel of BMT Limited want to know whether they need to carry out reversal of ITC on the testing agency service to the extent attributable to the SEZ supply. Give your comment. Please study from Vivek Gaba sir. Please, it's request. क्या कह रहा है ये? ओए ओए भाई साहब, ओ लाडलो, मेरे लाडले, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च, मेरे बैंगनी कलर के बच्चे, क्या कह रहा है यार ये? कह रहा है SEZ को सप्लाई की है, ठीक है, वहां पे GST नहीं है तो ITC रिवर्स कर दो। क्यों रिवर्स कर दो यार? SEZ को सप्लाई करना माना जीरो रेटेड सप्लाई है, बट वो टैक्सेबल सप्लाई का पार्ट है। आपको मैंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। खून नहीं है तो आजादी भी नहीं है, मतलब आगे GST नहीं है तो पीछे ITC भी नहीं है। माना इस केस में GST नहीं है, बट इस केस में आजादी मिल जाएगी, इस केस में आजादी मिल जाएगी। SEZ को सप्लाई कर रहा है तो ये एक्सेप्शन है। क्यों ITC रिवर्स करेंगे भाई? हम नहीं करेंगे ITC रिवर्स। ITC अलाउड होगा जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप SEZ को सप्लाई करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का। तो इस केस में आप ITC क्लेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है। आराम से ITC क्लेम करे, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा जी। अगले पॉइंट पर आए, क्वेश्चन नंबर 12 देखो जी। AB ए रजिस्टर्ड पर्सन वॉज पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम अप टू 30 जुलाई। 31 जुलाई से AB बिकम लाइबल टू पे टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम। इज AB एलिजिबल फॉर एनी ITC? आंसर इज यस, आंसर इज यस। सेक्शन नंबर 18 यहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा। 18 क्या कहता है कि जब तुम मतलब 30 जुलाई तक का जितना भी तुम्हारा बचा हुआ स्टॉक है, उस बचे हुए स्टॉक का तुम ITC क्लेम कर लोगे। इवन कैपिटल गुड्स का भी क्लेम कर लोगे। कितना? जितना टोटल GST बनता है 5% ईच क्वार्टर, और पार्ट माइनस करने के बाद जो बनेगा उतने का तुम बैलेंस ITC क्लेम कर लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा, कितना इजी लग रहा है। और आपको मैं दिखाऊंगा सारे के सारे हम क्वेश्चन करेंगे। एक कॉन्सेप्ट भी ऐसा नहीं होगा जो रेगुलर बैच इवन हमने रिवीजन क्लास में ना किया हो। सारे के सारे कॉन्सेप्ट तो में समझ में आएंगे, बट डिपेंड करता है कि ये बैच आपने कितनी शिद्दत से देखा है। आप 2000 दे के सीखते या 3000 दे के सीखते, वो आप फ्री में सीख रहे हो। सर 2-3 हजार वाले जो बैच होते हैं ना, फास्ट ट्रैक हो गया, एग्जाम ओरिएंटेड हो गया, वो सब यही होते हैं। अगर आप में से किसी ने पहले ले रखा होगा, आपको आइडिया होगा, वो यही होते हैं जी। इससे डिटेल में नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि उनको भी लिमिटेड आरसी लगाने हैं, तो ये भी लिमिटेड आर्स में खत्म हो रहा है। तो बेटर है कि फ्री में हम 2-3 हजार बचा लें, कम से कम पेरेंट्स के पैसे बचा लें, तो अच्छी बात होगी जी। ठीक है, अगले पॉइंट पर आओ। नेक्स्ट पॉइंट देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बबला एंटरप्राइजेस। भाई साहब, बबला नाम देखो, बबला। Babla Enterprises is exclusively engaged in making exempted supply of goods and is thus not registered under GST। वो exempted supply कर रहा था, इसलिए वो GST में registered नहीं था। 1 अक्टूबर को क्या हुआ? exemption available on this goods get withdraw। exemption withdraw हो गई। अच्छा, exemption क्या हो गई? withdraw हो गई। exemption withdraw हो गई। on that day टर्नओवर ऑफ बबला एंटरप्राइज 50 लाख, टर्नओवर भी क्रॉस हो गई। एग्जामिन द एलिजिबिलिटी ऑफ बबला एंटरप्राइजेज फॉर अवेलमेंट ऑफ ITC। तो क्या बताओ, बबला एंटरप्राइज ITC क्लेम करेगा? बिल्कुल क्लेम करेगा जी। अब यहाँ पे टर्नओवर कब क्रॉस हुई है उसकी? टर्नओवर क्रॉस हुई है 1 अक्टूबर, तो भैया 30 सितंबर, मैं दोबारा बोलूंगा 30 सितंबर तक उसका जितना भी बचा हुआ स्टॉक होगा, उस बचे हुए स्टॉक का वो ITC क्लेम कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। भाई 1 अक्टूबर को तो वो लाइबल हो गया ना, 1 अक्टूबर को तो वो लाइबल हो गया। अब यहां पर एग्जामिशन भी विड्रॉ हो गई है, तो 30 सितंबर तक का जितना भी बचा हुआ स्टॉक होगा उसका तुम ITC क्लेम कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है जी। तो देखो यहां पर क्या लिखा है, तो यहां पर उसने बोला सिंस द एग्जम्पशन अवेलेबल ऑन गुड्स बीइंग सप्लाई बाय बबला एंटरप्राइज गेट विड्रॉ, इट बिकम लाइबल टू रजिस्ट्रेशन एज इट्स टर्नओवर क्रॉस द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑन द डे व्हेन द एग्जम्पशन विड्रॉड। Assuming Babla Enterprise apply for registration within 30 days 1st October and it obtain such registration, it will entitled to take credit of input tax in respect of input held in stock and input containing semi-finished or finished goods held in stock on the day immediately preceding the day from which liable to tax, that is 30 सितंबर तक का जो बचा हुआ स्टॉक होगा उसका तुम ITC क्लेम कर लोगे। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब आओ क्वेश्चन नंबर 14 पर आओ। क्या कह रहा है? कह रहा है ममता। ओके, ममता, ठीक है। ममता जी क्या कह रहे हैं जी? ममता जी
बोलो ममता जी। ममता जी ये कह रहा है, क्या कह रहा है ममता? ममता कह रहा है ममता ट्रेड लिंक, ममता ट्रेड लिंक trade in exempt goods and provide taxable service. It is registered under GST on 1st October. Available on its goods gets withdrawn. Analyze the scenario. Determine the eligibility of Mamta Trader Link to avail input and capital goods use in the supply of exempted goods. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 30 सितंबर तक के बचे हुए स्टॉक का पहली बात तो आईटीसी क्लेम कर लेगा। 30 सितंबर तक के बचे हुए स्टॉक का पहली बात तो आईटीसी क्लेम कर लेगा। उसके बाद कैपिटल गुड्स का भी क्लेम कर लेगा, क्योंकि एग्जम्प्टेड से टैक्सेबल सप्लाई हो रही है। बट कैपिटल गुड्स का कैसे क्लेम करेगा? 5% ईच क्वार्टर और पार्ट माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो आईटीसी क्लेम करना पड़ेगा। बस ये पर ध्यान दो। तो इनपुट का भी क्लेम कर लेगा और कैपिटल गुड्स का भी क्लेम कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट मैं आपको फिर एक बात बोलूंगा, ये सारी की सारी प्रैक्टिस जीरो हो जाएगी। सारे के सारे लेक्चर की वर्थ जीरो हो जाएगी अगर आप घर में आधा घंटा इसको लिखने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे। क्वेश्चन तो हम सारे कर लेंगे, प्रोविजन भी सारे कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बट सब कुछ जीरो हो जाएगा अगर आप आधा घंटा घर में इसको लिखने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? तो आपका मैं बार बार कह रहा हूं, कम से कम आधा घंटा कोशिश करना इन क्वेश्चंस को लिखने की, ताकि तुम्हें आइडिया लगे कि इसको लिखना कैसे। आंसर तुम्हें आते होंगे, कंफर्म तुम्हें आते होंगे, बट लिखने की दिक्कत होगी। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, उसके बाद एक बार क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 15 चेक करो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, इट कैरी ऑन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट। इट हैज रिसीव, ध्यान से, इट हैज रिसीव आईटी इंजीनियरिंग सर्विस फ्रॉम हाईफाई इंफोटेक लिमिटेड 11 लाख रुपए। ठीक है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी 18%। और कब लिया? 28 अक्टूबर को। तो मतलब इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है। तो मतलब पेमेंट जो बनती है 11 लाख रुपए प्लस में 18% जीएसटी, तो टोटल पेमेंट जो बनती है वो कितने की बनती है? 11 लाख प्लस में 18% जीएसटी, तो मतलब 12,98,000 रुपए की पेमेंट बनती है। ठीक है, इनवॉइस फॉर सर्विस रेंडर्ड वाज इशूड। 5 नवंबर को इनवॉइस इशू किया जी, 5 नवंबर को इनवॉइस इशू किया। कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड मेड पार्ट पेमेंट ऑफ 4,20,000 रुपए ऑन 30 नवंबर। ये पेमेंट कर दी 30 नवंबर को। तो मतलब ये पेमेंट जो कर दी है 180 दिन के अंदर कर दीजिए। इनवॉइस के 180 डेज के अंदर पेमेंट कर दी है। तो 1298 में से 4,20,000 रुपए। ठीक है जी, उसके बाद वो कह रहा है बीइंग अनहैप्पी, ओ माय गॉड, बीइंग अनहैप्पी विद सर्विस provided by Hi-Fi Infotech Private Limited, it did not make the balance payment. Deficiency is in service rendered was made good by Hi-Fi Infotech 15 अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर। कंफर्टेबल लिमिटेड बैलेंस पेमेंट जो की है 6 जुलाई नेक्स्ट ईयर को। और मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, क्या इसने पेमेंट 180 दिन के अंदर की है? नहीं की है। तो अगर 180 दिन के अंदर नहीं की है तो क्या आपको नहीं लग रहा है इसको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा? मैं पूरी क्लास से पूछना चाहता हूं, आपको नहीं लग रहा है इसको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा? भाई चलो यहाँ पे 4,20 की तो पेमेंट कर दी, तो 4,20 की तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1298 में से, देखो चेक करो, 1298 में से 4,20 की पेमेंट कर दी, तो बैलेंस जो पेमेंट है उस पर आईटीसी तो इसने क्लेम कर लिया होगा। भाई आईटीसी तो पूरे 11 लाख की वैल्यू पे क्लेम कर लिया होगा ना। सामान उधार के अंदर बेचा, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या है, सामान उधार के अंदर बेचा, बट मैंने कहा था उधार के अंदर बेचो या कुछ भी करो, आईटीसी आप क्लेम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। आपने आईटीसी क्लेम कर लिया, तो आपने क्या किया, यहां पर इनवॉइस कटा हुआ 11 लाख, उस पे 11 लाख पे आपका जीएसटी बन गया 11 लाख रुपए का 18%। तो ये जीएसटी बना सर 1,98,000। तो 1,98,000 का आपने आईटीसी क्लेम कर लिया। अब आपने क्या किया, टोटल पेमेंट करनी थी 1298, उसमें से आपने 4,20 पेमेंट कर दी। तो 1298 में से जो आपने 4,20 पेमेंट कर दी, तो बैलेंस पेमेंट नहीं की 8,78,000। तो इतने पे जो आपने आईटीसी क्लेम किया वो रिवर्स करो। तो 878 डिवाइड बाय 118 मल्टीप्लाई 18, तो 878 डिवाइड बाय 118 मल्टीप्लाई 18, तो बैलेंस हो गया यहाँ पे 1,33,932 रुपए का आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा जी आपको। तो 1,33,932 रुपए का आईटीसी यहां पे क्लेम करना पड़ेगा। बस ये पर ध्यान दो।
क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो इतने का 80 सबको रिवर्स करना है जी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन सकता है जी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन सकता है, ये बात ध्यान देना चाहिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? लॉक कर दे इसको जी। ठीक है जी। तो ये पॉइंट ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। मैं फिर कह रहा हूं एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें से जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 15 है। आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो जी। डन, लॉक कर दें इसको। चलो अगले क्वेश्चन पे और क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर आओ। अब क्वेश्चन नंबर 16 चेक करो, वो क्या कह रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दीवान एंड सन्स ऑफ न्यू दिल्ली हैज प्लेस एन ऑर्डर 250 किलो ऑफ प्लास्टिक ग्रेनुअल 50 रुपए पर केजी। ठीक है जी। हाँ इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल होगा जी, इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल होगा, बिल्कुल इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। बट उसने मुझसे अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी के बारे में पूछा है, उसने इंटरेस्ट के बारे में नहीं पूछा। तो हमें बस ये बताना है कि भैया यहाँ पर आईटीसी कितना रिवर्स होगा। इंटरेस्ट अगर वो इंटरेस्ट की बात भी करता तो फिर इतने पोर्शन पे 18% पर एनम से इंटरेस्ट भी निकालते। बट यहाँ पे उसने आईटीसी के बारे में कहा है तो आईटीसी के बारे में करेंगे। सर धुरंधर 2 का ट्रेलर देखा? मैंने धुरंधर 1 नहीं देखी, इवन धुरंधर 1 का ट्रेलर भी नहीं देखा, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। तो धुरंधर 2 तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पर आओ, क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ जी। दीवान एंड सन्स, बहुत ध्यान से, दीवान एंड सन्स ऑफ न्यू दिल्ली हैज प्लेस एन ऑर्डर ऑफ 250 किलो ऑफ प्लास्टिक ग्रेनुअल दैट इज 50 रुपए पर केजी एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। फिर ऑन करीम एंड ब्रदर्स ऑफ नोएडा, ठीक है जी, ऑन करीम एंड ब्रदर्स ऑफ नोएडा यूपी, ठीक है जी, वो कह रहा है क्रीम एंड ब्रदर्स हैज एग्री टू डिलीवर द गुड्स एट द वेयर हाउस ऑफ दीवान एंड सन्स न्यू दिल्ली while the order was getting packed at the factory of Cream and Brothers. Diwan son got an order from Shubkamna Sales of Hapur UP for 250 किलो प्लास्टिक ग्रेनुअल 60 रुपए पर केजी exclusive of GST. In order to save the transportation cost, Diwan and Sons ask Cream and Brothers to directly deliver the plastic granules to Shubh Kamna Sales at his godown located Hapur. Accordingly, Cream Brothers had delivered the plastic granule at godown of Shubh Kamna Sales at Hapur. Examine the availability of ITC with Diwan and Sons and Cream and Brothers. एक बात मेरे को बताओ यार, पहले बताओ आपको नहीं लग रहा क्या बिल टू शिप टू है? नहीं आपको नहीं लग रहा है बिल टू शिप टू है? सारे बच्चे मेरे को बताना, क्या बिल टू शिप टू नहीं लग रहा? क्या ये बिल टू शिप टू नहीं लग रहा क्या? भाई बिल किसी और के नाम पर, शिप किसी और को, तो अगर बिल टू शिप ना जॉब वर्कर वाला केस नहीं है भाई साहब। मैं दोबारा बोल दूं, ये जॉब वर्कर वाला केस नहीं है, जो वर्कर वाला केस अलग है, ये जो वर्कर वाले केस की बात नहीं हो रही है, बिल टू शिप टू वाले केस की बात हो रही है। तो बिल टू शिप टू है तो डीम्ड रिसीव मानेंगे, तो मुझे आईटीसी क्लेम करने में मिल जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे पहली बात तो 250 मल्टीप्लाई 50, इसका 18%, तो 250 मल्टीप्लाई 50 का 18%, तो भाई साहब 2250 रुपए का तो यहां पे आईटीसी क्लेम कर लेगा। ये जो आपका है दीवान एंड सन्स, ये दीवान एंड सन्स जो है इतने का आईटीसी क्लेम कर लेगा। उसके बाद फिर यहां पर उसने आगे बेचा है, उसने आगे जो बेचा है वो आगे उसने बेचा है 200, यहां पर एक बार चेक करना जी, कहां पर गया, ये रहा। तो यहां पर उसने देखो ये रहा 250, 50 18%, 2250 रुपए का आईटीसी, ये कौन क्लेम कर लेगा? दीवान एंड सन्स, ठीक है जी। उसके बाद अब शुभ कामना, शुभ कामना को कितने का दिया? 250 मल्टीप्लाई 60 रुपए पर केजी, उसका 18%, तो इतने का शुभ कामना वाला आईटीसी क्लेम कर लेगा जी। तो दीवान एंड सन्स यहाँ पे आईटीसी क्लेम कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल टू शिफ्ट वाला केस है, डीम्ड रिसीव है, और दीवान एंड सन्स क्लेम करेगा इतने का। शुभ कामना वाला जो क्लेम करेगा वो 2700 रुपए का क्लेम करेगा। करीम एंड सन्स का आईटीसी क्लेम करने का मतलब ही नहीं है, करीम एंड सन्स जो अपनी परचेज पे क्लेम करेगा बस यहाँ पे। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का, क्या इसको लॉक कर सकते हैं? हाँ नेट पेमेंट, वही नेट पेमेंट जो है आपको पेमेंट करनी पड़ेगी आईटीसी यूज करने के बाद, आईटीसी क्लेम करने के बाद। डन जी। चलो अब यहां से क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर आओ जी। अब यहां से थोड़े से हमारे बड़े बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। आओ जी एक बार क्वेश्चन नंबर 17 पर आओ। कह रहा है हर्ष गीत, हेलो भाई साहब इधर,
हर्षगीत प्राइवेट लिमिटेड ए रजिस्टर्ड सप्लायर इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर, ध्यान से, मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल गुड्स। द कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू जीएसटी पेड ऑन द परचेज, दैट इज क्या लिखा है, मेड इनपुट सर्विस अवेल्ड बाय इट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। यहां पर जुलाई के महीने की बात हो रही है। अब एक बार चेक करना, रॉ मटेरियल टू बी रिसीव इन सितंबर, क्या आईटीसी मिलेगा? ये मटेरियल तुम सितंबर में रिसीव करोगे। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो, जब ये मटेरियल तुम सितंबर में रिसीव करोगे तो क्या इस पे आईटीसी क्लेम करोगे, नहीं क्लेम करोगे, हाँ या ना? बस मेरे को ये बोल दो हाँ या ना, क्या इस पे आईटीसी क्लेम कर सकते हो? आंसर इज नो। रीजन, क्योंकि सितंबर में मिलेगा, हम आईटीसी निकाल रहे हैं जुलाई का, तो जुलाई में तो मिलेगा नहीं। अगर जुलाई में नहीं मिलेगा उसका आप आईटीसी यहां पे क्लेम नहीं कर पाओगे। तो पहला पॉइंट तो यहां पर ये निकल के आ रहा है। अगला, मेंबरशिप ऑफ क्लब, हाँ जी, क्लब मेंबरशिप अवेल फॉर एम्प्लॉय वर्किंग इन फैक्ट्री, क्लब मेंबरशिप वाले केस में आईटीसी है ही नहीं, क्रॉस है। फिर इनपुट टू बी रिसीव इन 5 लोट्स आउट ऑफ थर्ड लोट वाज रिसीव ड्यूरिंग द मंथ, तीसरा लोट है, जबकि कब मिलता है? लास्ट लोट पे। जबकि कब मिलता है? लास्ट लोट पे। जब मिलता ही लास्ट लोट पे है तो इस पे आईटीसी क्लेम करने का मतलब ही नहीं है जी। आगे, ट्रक यूज किया ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल के लिए, तो भैया सिंपल सी बात है, इसका आईटीसी मिलेगा। आगे, कैपिटल गुड्स आउट ऑफ 3 आइटम, 2 इनवॉइस मिसिंग है। अब जो इनवॉइस मिसिंग है उस पे 80,000 रुपए का जीएसटी है, तो इस 80 का नहीं मिलेगा भाई। 3 में से 2 इनवॉइस मिसिंग है तो 1 इनवॉइस तुम्हारे पास है, तो 1 इनवॉइस का तो क्लेम करोगे, और जो 2 इनवॉइस मिसिंग है उसका जीएसटी 80,000 रुपए का है, तो इसमें से 80,000 रुपए माइनस करोगे, 70,000 रुपए तुम्हारा यहां पर बचेगा। तो भैया 70 और ये 40, तो 1,10,000 रुपए का आईटीसी क्लेम कर सकते हो। बताओ यार, क्या बच्चों वाला क्वेश्चन है। बट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं जी, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं, और बनते क्या, हर बार बनते हैं, बहुत बार बन चुके हैं, अनगिनत बार बन चुके हैं जी। तो ये आपका 1,10,000 रुपए का आईटीसी आ रहा है, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या इसको लॉक करें? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं जमकू लिमिटेड ए रजिस्टर्ड पर्सन इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ स्पाइसेस, ठीक है जी। इट प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल ऑफ जीएसटी पेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर, यहां पे अक्टूबर के महीने की बात हो रही है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल ऑफ जमकू लिमिटेड for the month of October with all related working and explanation, all the condition necessary of availing ITC fulfill। अब देखो यहां पर जी, पहला, उसने परचेज किए रो स्पाइसेस यूज इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो इसका तो मिलेगा। रो स्पाइसेस यूज फॉर पर्सनल यूज ऑफ डायरेक्टर, हाँ पर्सनल यूज, तो पर्सनल यूज वाले केस में तो मिलेगा नहीं। पर्सनल यूज वाले केस में नहीं मिलेगा ना, जो तुम स्पाइसेस फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज कर रहे हो उस केस के अंदर मिलेगा। जो पर्सनल यूज में कर रहे हो उसमें तो आईटीसी का मतलब ही नहीं है, तो आईटीसी वहां पर ब्लॉक है, आईटीसी हटा दो। फिर आगे, इलेक्ट्रिक मशीनरी परचेज टू बी यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग, इस केस में मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 25,000 रुपए का मिलेगा जी। तो 25,000 का यहाँ पे आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, मोटर व्हीकल, हेलो भाई साहब इधर, मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन एम्प्लॉई नहीं मिलेगा। पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन में यूज करते हो तो मिलता है, एम्प्लॉय वाले में नहीं मिलेगा जी। अगला पॉइंट, पेमेंट मेड फॉर मटेरियल टू कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर, याद करो वर्क कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्शन। अब वर्क कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग, उस केस में आईटीसी नहीं मिलेगा, सिर्फ एक केस के अंदर मिलेगा, अगर आपने खर्चा कैपिटलाइज ना किया हो। बट अगर कुछ नहीं कहा तो ऑब्वियस ही बात है, कैपिटलाइज कर रखा है, तो अगर कैपिटलाइज कर रखा है तो फिर बात खत्म, तो इस पे तो नहीं मिलेगा। सिर्फ 25 और 50 75,000 रुपए का यहाँ पे आईटीसी मिलेगा, इसके ऊपर का नहीं मिलेगा। बताओ क्या दिक्कत है? सर अगर 2 या ज्यादा एक गुड्स खरीदा है बट एक एग्जाम्प्ट है, उस केस में अपोर्शनमेंट हमें करनी होती है। अपोर्शनमेंट के रूल्स होते हैं, वो आपके सीए इंटर, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएमए इंटर में नहीं है जी, ठीक है। उसकी अपोर्शनमेंट होती है, एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों में यूज कर लिया, ठीक है, बिजनेस नॉन बिजनेस में यूज कर लिया, तो उसके ऊपर फिर रूल नंबर 42 और रूल नंबर 43 लगते हैं आईटीसी के, जो तुम आगे जाके पढ़ोगे जी, ठीक है। सर एक बार लास्ट वाला बता दो मेरे बच्चे, लास्ट वाले में उसने क्या बोला है? लास्ट वाले में उसने बोला है कंस्ट्रक्शन की सर्विस ली है स्टाफ क्वार्टर बनाने के लिए। स्टाफ क्वार्टर मतलब बिल्डिंग, तो बिल्डिंग वाले केस में तो आईटीसी ब्लॉक है ना। याद करो, वर्क कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में बिल्डिंग वाले केस में आईटीसी ब्लॉक नहीं है, तो वही तो बात हो रही है जी।
तो अगर यहाँ पर वो कहता कि ये खर्चा कैपिटलाइज नहीं किया, P&L में दिखाया, तब आईटीसी मिल जाता। वर्क कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी वाले केस में मिलेगा, बट लैंड बिल्डिंग वाले केस में नहीं मिलेगा जी। ठीक है, अगले पॉइंट पर आओ जी। क्वेश्चन नंबर देखो जी, क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19 है, दीना लिमिटेड, दीना लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर फ्रॉम महाराष्ट्र इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैसेंजर ऑटो। किसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है? पैसेंजर ऑटो की। ध्यान से, पैसेंजर ऑटो की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। द कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल ऑफ परचेज और सर्विस अवेल्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। यहां पर मार्च के महीने की बात हो रही है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल। कितना आईटीसी उसको मिलेगा मार्च के महीने में? अब एक बार चेक करो जी। परचेज ऑफ आयरन विच इज यूज एज ए मटेरियल, गुड्स वर रिसीव इन 2 इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट वन मार्च में, सेकंड अप्रैल में। तो भैया मार्च में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि जब लास्ट इंस्टॉलमेंट लोगे तभी तो मिलेगा। लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ही तो मिलेगा ना, अभी नहीं मिलेगा, तो इस पे तो मिलेगा नहीं। परचेज ऑफ एसेसरी विच वर डिलीवर डायरेक्टली टू द डीलर ऑफ द कंपनी, ओनली इनवॉइस वाज रिसीव बाय दीना। बिल्कुल मिलेगा। बिल टू शिप टू वाला केस है। हाँ जी, बिल टू शिप टू वाला केस है। इसमें कहां लिखा है तो मेरे बच्चे, कहां लिख, कहीं अगर नहीं लिखा तभी तो हम मान रहे हैं ना खर्चा कैपिटलाइज होएगा। ओ मेरे बच्चे, अगर नहीं लिखा तभी तो माना है ना, क्योंकि खर्चा तो कैपिटलाइज ही होता है ना, खर्चा तो कैपिटलाइज ही होता है, इसीलिए तो माना है कैपिटलाइज हो गया। अगर ये लिखा होता कि कैपिटलाइज नहीं होगा तब बात अलग होती है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ऑलवेज ये मानना होता है खर्चा कैपिटलाइज होगा। ठीक है, आगे देखो जी। परचेज ऑफ बस, बस आपने परचेज किया है, सीटिंग कैपेसिटी 15 की है। अब सीटिंग कैपेसिटी 15 की है तो भैया आईटीसी मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 13 पैसेंजर से ऊपर की है। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन कार बाय यूज बाय एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी फॉर ऑफिशियल पर्पस, नहीं मिलेगा। अब यहां पे कई बच्चे गलती कर देते हैं, यहां पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। उनको लगता है सर यहां तो मिलेगा। मैंने कहा क्यों मिलेगा सर? आपने कहा था कि सर्विस का आईटी से मिल जाता है। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं और जो जनरल इंश्योरेंस वाले होते हैं। तो मैंने ये भी कहा था वो मैन्युफैक्चरर किसका होना चाहिए? मोटर व्हीकल का। अब यहां तुम इंश्योरेंस की सर्विस ले रहे हो कार के लिए और वो मैन्युफैक्चरर ऑटो का है, तो कैसे क्लेम कर लेगा वो? आप ये भी तो ध्यान दोगे ना। वो तभी मैंने वहां पर कहा था जोर ध्यान से देना, मैन्युफैक्चरर ऑटो का है और ये जो उसने सर्विस लिया वो गाड़ी के लिए लिया, और गाड़ी कहां यूज हो रही है? ऑफिस में, तो गाड़ी का तो आईटीसी ब्लॉक है। तो इस केस में इसका भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो। रिपेयर सर्विस फॉर ऑफिस एंड बिल्डिंग पे आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा जी। अगर आप P&L में डेबिट करोगे खर्चा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आगे देखो जी। पेमेंट मेड टू टेस्टी कैटरर, हाँ जी कैटरर, कैटरिंग की सर्विस पे, और ये वॉलंटरी सर्विस है, मतलब कोई कंपल्शन नहीं है, तो इसका भी नहीं मिलेगा जी। प्रिंसिपल को गुड्स रिटर्न करने की कोई लास्ट डेट है क्या? 1 साल और 3 साल, मतलब इनपुट है तो 1 साल, कैपिटल गुड्स है तो 3 साल, 3 साल के अंदर रिटर्न होने चाहिए। डन जी। डन 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 डन। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी, नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। तो देखो यहाँ पर जी टोटल यहाँ पे आ रहा है 197 और 90, तो 287 का आईटीसी मिलेगा जी। ठीक है, अगले पॉइंट पर आओ। क्वेश्चन नंबर 20। अब ये क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना, ये वैसे हमने रेगुलर बैच के अंदर तो कर रखा है जी, ये हमने सर, बट करक्स इट इज मेंशन एज कन्वेंस नोट, एज कन्वेंस नोट मैन्युफैक्चर, मतलब बट इन करक्स इट इज मेंशन, क्रक्स के अंदर ये मेंशन होगा कि जो मैन्युफैक्चरर हैं और जनरल इंश्योरेंस वाले हैं उनको सर्विस का मिल जाएगा। बट ऑब्वियस सी बात है कि मैन्युफैक्चरर किसका होना चाहिए? उसी का होना चाहिए जो मोटर व्हीकल है। अब आप मैन्युफैक्चरर हो ऑटो के, जनरल इंश्योरेंस की सर्विस ले रहे हो गाड़ी की, आप खुद बताओ कैसे मिलेगा? अगर आप जनरल इंश्योरेंस की सर्विस ऑटो के लिए लेते फिर मिल जाता ना, फिर मुझे कोई दिक्कत थोड़ा। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं मैं उसी से रिलेटेड तो सर्विस लूंगा ना, तभी तो मुझे आईटीसी मिलेगा। ट्रैवल बेनिफिट टू एम्प्लॉय पे आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा जी, ब्लॉक है उस केस में, तो एलटीसी ब्लॉक है। एलटीसी वाले केस में आईटीसी ब्लॉक है जी। ठीक है,
चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो यहाँ पर क्या लिखा है। अब ये क्वेश्चन नंबर 20 वैसे रेगुलर बैच के अंदर भी हमने कर रखा है, बट एक बार दोबारा से देख लेते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है पारितोष एंड कंपनी सप्लायर ऑफ गुड्स पे जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम, इट हैज मेड द फॉलोइंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। अब ये मेरी आउटवर्ड सप्लाई है, तो मुझे दो तरह की आउटवर्ड सप्लाई दे रखी है। एक तो इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई 10 लाख रुपए की, इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई 8 लाख रुपए की, ठीक है। फिर वो कह रहा है इट हैज ऑल्सो फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज मेड बाय इन द टैक्स ईयर। परचेज, अब यहां पर परचेज की बात हो रही है, तो इंट्रा स्टेट परचेज इतनी है, इंटर स्टेट परचेज इतनी है। फिर वो कह रहा है ओपनिंग बैलेंस जो आईटीसी का है वो इतना है। मेरा पूरी क्लास से बस एक क्वेश्चन है, क्या आपको नहीं लग रहा ये वही क्वेश्चन है जिसमें हमें 3 टेबल बनानी पड़ती हैं? मेरे को सारे बच्चे बताओ, क्या आपको नहीं लग रहा है ये वही क्वेश्चन है इसमें 3 टेबल बनानी पड़ती हैं? याद करो वो 3 टेबल कौन कौन सी होती हैं साहब। वो 3 टेबल जो होती हैं मैं तुम्हें बनवाता हूं, वो 3 टेबल कौन कौन सी होती हैं अगर तुम्हें याद आ रहा हो। सबसे पहली टेबल जो बनती है उसमें हमें निकालनी होती है ग्रोस जीएसटी लाइबिलिटी, अगर आपको याद आ रहा हो। फिर दूसरी टेबल में हम क्या करते हैं, हमें निकालना होता है आईटीसी। तीसरी टेबल में हम क्या करते हैं, लाइबिलिटी में से आईटीसी माइनस कर देते हैं और फिर नेट जीएसटी यहां पे निकल के आता है। तो पहला यहां पे ग्रोस जीएसटी लाइबिलिटी है, फिर यहां पे आईटीसी है, फिर ग्रोस जीएसटी लाइबिलिटी में से आईटी से माइनस करते हैं, फिर नेट जीएसटी लाइबिलिटी निकल के आती है। और ये वही क्वेश्चन है, इवन जो पहला क्वेश्चन बनता है ना, पहला क्वेश्चन जो मैंडेटरी वाला क्वेश्चन बनता है, ये वैसा ही क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछते हैं, पहले क्वेश्चन में यही तो पूछते हैं कि नेट जीएसटी पेमेंट कैश में कितनी होगी। तो नेट जीएसटी पेमेंट कैश में कितनी होगी वो कैसे निकलेगा, वो ऐसे ही तो निकलेगा। पहले ग्रोस लाइबिलिटी निकालेंगे, फिर आईटीसी निकालेंगे, फिर नेट जीएसटी की पेमेंट निकालेंगे, इसी तरह से वो क्वेश्चन होगा जी। अब एक बात मेरे को सारे बच्चे बोल दो, जो मैं ग्रोस लाइबिलिटी निकालनी है वो कहां से निकलेगी? तो साहब ग्रोस लाइबिलिटी निकलेगी आउटवर्ड से। कहां से निकलेगी? आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब सेल, सेल का मतलब इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है, इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है। अच्छा फिर आईटी से कैसे निकलेगा? इनवर्ड से, कि इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट से लेना है और पहले का कितना लेना है, तो इसको इसमें जोड़ दूंगा, ये मेरी इनवर्ड हो गई। फिर आउटवर्ड में से इनवर्ड को माइनस कर दूंगा तो नेट जीएसटी मेरा यहां पे निकल के आ जाएगा, ये मेरी तीसरी टेबल हो गई। और चेक करो उसने मुझसे मांगा क्या है, उसने यही मांगा है कि मिनिमम जीएसटी बता दो कैश में कितना पे करना पड़ेगा इस पर्सन को, ये उसने मांगा है। रेट 9, 9 और 18% जो है वो मेरे को यहाँ पे दे रखे हैं जी। अब यहाँ पे एक बार फटाफट से देख लो जी भैया। अब अगर ये आप 2 मिनट लगाओ, फटाफट से कैलकुलेटर उठाओ, और यहाँ पे जीएसटी कितना है? 10 लाख। इंट्रा है तो 10 लाख का मतलब यहाँ पे 90,000 रुपये का सीजीएसटी बनेगा, 90,000 रुपये का यहाँ पर एसजीएसटी बनेगा, आईजीएसटी बनेगा नहीं। अगले में 8 लाख रुपए इंटर है, तो 8 लाख रुपए का 18% अगर मैं निकालूंगा तो 1,44,000, तो यहाँ पर बनेगा 1,44,000। तो ये मेरी लाइबिलिटी आ गई जी, 90, 90, 1,44। लाइबिलिटी मेरी क्या आ गई? 90, 90, 144, ये मेरी लाइबिलिटी है। आईटीसी मेरा कितना आएगा? आईटीसी का बैलेंस मेरा ओपनिंग है 57,000 रुपये सीजीएसटी, 60,000 रुपये एसजीएसटी, 1,40,000 रुपये आईजीएसटी। अब यहाँ इंट्रा है 3 लाख रुपए, तो 9% हो गया, 27,000 रुपये सीजीएसटी मिलेगा, 27,000 रुपये एसजीएसटी मिलेगा। फिर यहाँ पर आपका आ गया 250, तो 250 का 18%, तो ये बैलेंस हो गया 45,000, तो 45,000 रुपये का आईजीएसटी हो गया। अब टोटल अमाउंट कितना आ गया? 57,000 प्लस में 27,000, तो बैलेंस हो गया 84,000, ये हो गया 87,000, ये हो गया, और मेरे ख्याल से 185 ये हो गया जी। इतना मुझे आईटीसी मिलना चाहिए, तो ये मेरा आईटीसी निकल के आ गया। अब जब मैं पेमेंट करूंगा तो पेमेंट कैसे करूंगा जी? तो साहब आपने जो लाइबिलिटी निकाली है वो कितनी निकाली है? लाइबिलिटी आपकी जो है यहाँ पर जो हमने निकाली है, लाइबिलिटी 90,000 रुपये का सीजीएसटी है, 90,000 रुपये का एसजीएसटी है, और 1,44 का आईजीएसटी है। तो सबसे पहले आईजीएसटी की हत्या करोगे, तो पहले आपने आईजीएसटी यूज किया, तो पहले तो आपने 144 तो पूरा यहाँ पे यूज कर लिया। अब अगर आपने 144 पूरा आपने यहाँ पे यूज कर लिया, तो 185 में से 144 चले गए, तो बैलेंस 41,000 रुपये बैलेंस बचे हैं। अब तुम इस 41,000 को, मैं दोबारा बोलूंगा, इस 41,000 को तुम कैसे भी यूज कर सकते हो, सीजीएसटी में भी कर सकते हो, एसजीएसटी में भी कर सकते हो, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे कर सकते हो।
मैं इक्वल इक्वल कर देता हूं। मान लो 20,500 मैंने यहां पे यूज कर लिया और 20,500 मैंने यहां पे यूज कर लिया जी। ये मेरा आईजीएसटी खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर सीजीएसटी। अब सीजीएसटी मेरे पास कितना बैलेंस बचा है, 84,000 का। तो यहां पर 90,000 में से 20,500 चला गया तो 69, तो यहाँ पे मैं सीजीएसटी यूज करूंगा 69,500। और ऐसे ही 90,000 में से 20,500 चला गया तो यहाँ पर भी 69,500। तो लाइबिलिटी तो मेरी हो गई नील, लाइबिलिटी तो मेरी कोई बचेगी नहीं। हाँ जी, लाइबिलिटी मेरी कोई बचेगी नहीं, क्रेडिट बचेगा। कितना बचेगा, तो 84,000 में 69,500 गया तो 14,500 रुपये, 14,500 रुपये सीजीएसटी बचेगा। और भगवान झूठ ना बुलवाए, 17,500 रुपये मेरे पास एसजीएसटी बचेगा। इतना क्रेडिट मेरा बचेगा जी, ठीक है ना। तो इतना क्रेडिट मेरा बचेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन होगा जी। कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो। बोलो जी, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। क्या इसको लॉक कर सकते हैं जी, क्या इसको हम लॉक कर सकते हैं। तो आप अगर चेक करोगे ये देखो इन्होंने आंसर दे रखा है इस तरह से। तो अगर हम इसका आंसर देखते हैं तो वही टेबल इन्होंने यहां पर बना रखी है। अच्छा, इन्होंने आंसर पता कैसे निकाला है, इन्होंने 32,000 पे सीजीएसटी बचाया है। हमारा भी सही है, इनका भी सही है। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने यूज कर लिया सारा का सारा। अगर मैं चेक करता हूं, इन्होंने यूज जो किया वो कैसे किया जी। इन्होंने 90,000 पे, ये है 144 है ना, तो ये 32,000 कैसे बचाया इन्होंने। 58 और 5 3 8 90, यहां पर इन्होंने 38 और यहां पर 87। अच्छा, 3,000 पे यहां पे यूज किया, ये 30,000 नहीं है 3,000। तो इन्होंने क्या किया, 38 यहां पे यूज किया, 3 यहां पे किया। तो इन्होंने 38 और 3 कर दिया और सारा बचा लिया सीजीएसटी का, और यहां पे हो गया नील। तो सिंपल सी बात है, हमने बराबर बराबर कर दिया जी, ठीक है ना। हमने बराबर बराबर कर दिया, इन्होंने सीजीएसटी में 38 कर दिया, 3 वहां पे कर दिया, तो हमने इक्वल कर दिया। हमारा भी सही है, इनका भी सही है। इसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, तो हमें अपना लिख के आना पड़ेगा कि हमने आईजीएसटी कैसे यूज किया, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या इसको लॉक कर सकते हैं जी, पक्का पक्का, डन। अब क्वेश्चन नंबर 21 उसकी सेम कॉपी है, ये आप होमवर्क कर सकते हो जी। क्वेश्चन नंबर 21 होमवर्क कर लेना, सेम कॉपी है। देखो वही, पहले इन्होंने यहाँ पर वही देखो जी, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, पहले इन्होंने आउटवर्ड सप्लाई दे रखी है, ये आउटवर्ड सप्लाई है। दूसरा फिर इन्होंने यहाँ पे इनवर्ड सप्लाई दे रखी है, तो ये उसकी इनवर्ड सप्लाई है, ठीक है। और फिर यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दे रखा है आईटीसी का, तो ये उसका ओपनिंग बैलेंस है। सेम पॉइंट यहाँ पर वो रेट दे रखा है, सेम पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। नहीं नहीं, 3,000 आएगा, 3,000, वो 30,000 नहीं है, 30,000 के जगह 3,000 आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आपने घर से करना है। डिट्टो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आंसर इसका अलग होगा। अभी बैठ के खत्म कर लेना। मैं दोबारा बोलता हूं, जो सिंसियर बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे, मैं उनकी बात कर रहा हूं, अभी बैठ के खत्म कर लेना। बाद का काम बाद का होता है, बाद में कुछ नहीं होता जी, ठीक है। तो इसको हम लॉक कर देते हैं जी। हाँ बिल्कुल, नोट आपको देना होगा जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22, यहां पर अगर आप चेक करोगे, क्वेश्चन नंबर 22 जो यहां पे निकल के आ रहा है, यहां पर उसने हमें क्या बोला है, उसने देखो वही सप्लाई। अब यहां पे ये तो बोलिए सप्लाई, यहां से जीएसटी निकल के आएगा, फिर ये परचेज, यहां से आईटीसी निकल के आएगा। तो यहां से ग्रोस जीएसटी, यहां से आईटीसी, और ओपनिंग बैलेंस मेरे को यहां पे दे रखा है जी। ओपनिंग बैलेंस मेरे यहां पे दे रखा है। अगेन यहां पर भी 3 टेबल बनेंगी, यहां पर भी 3 टेबल बनेगी। ग्रोस लाइबिलिटी, फिर परचेज का आईटीसी, ओपनिंग बैलेंस, फिर आईटीसी को सेट ऑफ करोगे, नेट अमाउंट आपको यहां पे निकल के आ जाएगा। फिर मैं भी कह रहा हूं, कोई डाउट होगा, तुम्हारा भाई कहीं गया नहीं है। मतलब भगवान अगर जिंदा रखता है, तंदुरुस्त रखता है, तो यहीं पे है। टेंशन वाली बात नहीं है, कल मुझसे पूछ लेना, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में डाल देना, सर इस क्वेश्चन में डाउट है। तो ये घबराने की बात नहीं, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो डाउट ले ही लूंगा जी। उसके बाद इससे अगला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, क्योंकि देखो आउटपुट दे रखा है, इनपुट दे रखा है, तो करना क्या है, आउटपुट को इनपुट में से माइनस करना है भाई। वो आईटीसी को माइनस करोगे, नेट जीएसटी यहां पे निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 भी वही आ गया जी। भाई यूज ही तो करना है आईटीसी, या तो आउटपुट और इनपुट निकाल के दे रखा है जी। हाँ, आप रात को 2 बजे कॉल कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोन साइलेंट पे होगा तो आराम से कॉल करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है। फोन तो आप कर सकते हो, उठना चाहिए बस फोन। कई बार ना फोन उठने में दिक्कत आती है, करने में दिक्कत नहीं आती,
ठीक है, डन जी, इसको लॉक करें। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देख लो जी। क्वेश्चन नंबर 24 भी सेम वही डिट्टो, ये भी आपका होमवर्क है। यहाँ पे आउटपुट दे रखा है, यहाँ पे इनपुट दे रखा है, तो आउटपुट को इनपुट में आपस में सेट ऑफ करोगे तो आपस में यूज हो जाएगा जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। डन डन डन, तो इसको भी आप आपस में सेट ऑफ कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 25 एक बार चेक करना, क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या है जी। अब क्वेश्चन नंबर 25 फिर वही हमारे स्टार्ट हो गए जैसे अभी हम ऊपर क्वेश्चन करके आ रहे थे, ठीक है ना, जैसे अभी हम ऊपर करके आ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 25 अभी हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 आपका होमवर्क, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 26 पता कौन सा है, याद है, अगर हमने सामान इंस्टॉलमेंट में लिया हो तो लास्ट लोट पे आईटीसी क्लेम करते हो, क्वेश्चन नंबर 26 वही है, आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 27 भी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 28 भी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30, यहां तक आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 30 तक आपका होमवर्क है, बस ये पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 से लेके 30 तक भी आप, सॉरी 26 से लेके 30 तक भी आपके होमवर्क है। अब जो हम यहां पे कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 25 पे एक बार आओ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, चेक करो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। यहाँ पे ये लो जी, अब मेरे को बताओ इसमें आईटी से कितना मिलेगा। पहली बात, ये सितंबर के महीने की बात हो रही है जी, ये बात हो रही है सितंबर के महीने की। चेक करो, गुड्स परचेज विदाउट इनवॉइस, ऐसे की तैसे बिना इनवॉइस के सामान ले रहा है, तो को आईटीसी मिल जाएगा क्या, मतलब ही नहीं। 25,000 क्रॉस, 25,000 पे क्रॉस। उसके बाद परचेज ऑफ गुड्स नॉट टू बी यूज फॉर बिजनेस पर्पस, बिजनेस पर्पस में यूज नहीं करना, उसके लिए सामान लिया, क्यों मिलेगा आईटीसी। गुड्स परचेज किया पीक्यूआर लिमिटेड से, फुल पेमेंट मेड बाय एबीसी लिमिटेड टू पीक्यूआर अगेंस्ट सच सप्लाई बट टैक्स हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड बाय पीक्यूआर। अब टैक्स जमा नहीं कराया, तो अगर आपने टैक्स जमा नहीं कराया तो बताओ यार, क्या टैक्स जमा करवाना गवर्नमेंट को जरूरी होता है, नहीं होता। हाँ जी, गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराना जरूरी है, नहीं है, बिल्कुल है, नहीं मिलेगा आईटीसी। कैसी बेकार की बात कर रहा है, गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया आईटीसी कैसे ले लेगा। परचेज किया गुड्स फ्रॉम पाई लिमिटेड, फिर इनवॉइस रिसीव किया मंथ सितंबर बट गुड्स मिला अक्टूबर में, ऐसे की तैसे गुड्स मिला अक्टूबर में, तो अक्टूबर के अंदर मिला, तो आईटीसी सितंबर में कैसे क्लेम करेगा, नहीं मिलेगा। सारा ही क्रॉस होगा क्या, सारा ही क्रॉस हो जाएगा क्या। गुड्स परचेज किया वैलिड इनवॉइस फ्रॉम एफएफ, टैक्स हैज टू बी डिपॉजिट बाय एफएफ, एबीसी लिमिटेड हैज मेड पेमेंट टू एफएफ ऑफ सच परचेज इन अक्टूबर 2023। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये कोई कंपल्शन नहीं है। आपने सप्लायर को पेमेंट कब किया मैटर ये नहीं करता, पेमेंट गवर्नमेंट को कर दिया मैटर ये करता है। तो ये वाली कोई कंडीशन तो है नहीं है, तो आईटीसी बस 36,000 रुपए का आईटीसी क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ 36,000 रुपए का आईटीसी मिलेगा जी, ठीक है ना, सिर्फ 36,000 रुपए का। इससे कंफ्यूज मत होना, इससे कंफ्यूज मत होना जी। आपको मैंने पहले भी कहा था, ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं है कि रिसीवर सप्लायर को पेमेंट करेगा तब आईटीसी मिलेगा, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 180 दिन का टाइम वैसे भी मिलता है, तो इसका मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 36,000 रुपए का आप आईटीसी क्लेम कर लोगे, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है जी, पक्का पक्का। तो फाइनली अब जाके अगर आप चेक करेंगे तो ये देख लो, अब बताओ क्या मुश्किल क्वेश्चन है यार, जिसकी क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इसने अच्छे से करी हुई है, तो आपके सामने, और यही है सारे। आप अगर आगे जाके भी देखोगे ना, जो बच्चा कह रहा था ना कल भल्ला साहब आ जाए, नहीं है भल्ला साहब नहीं आए, तो सेक्शन 18 वाले क्वेश्चन फिर आगे हमारे स्टार्ट हो जाएंगे जी। सेक्शन 18 वाले क्वेश्चन भी इसके अंदर हैं, सेक्शन 18 वाले क्वेश्चन भी यहाँ पे आएंगे जी। अब पता नहीं कल कंप्लीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो तो नहीं मुझे पता, बट क्वेश्चन में आंसर गलत है। अच्छा, क्या आंसर है इसका, क्वेश्चन 25 का आंसर क्या दिया हुआ है, 36,000 तो है, गलत कहाँ है। 36,000 तो है आंसर, सही तो दिया हुआ है। अच्छा, ओके, यहाँ पे आएगा ये अमाउंट, मतलब यहाँ पे अमाउंट आएगा, ठीक है, ये 36,000 पे यहाँ पे आएगा, और आंसर यहाँ पे ठीक है, आंसर ठीक है, मतलब ऊपर 36,000 आएगा जी। हाँ, कल पीजीपी क्लास जो है वो 8:30 बजे है। पीजीपी वाली क्लास जो होगी वो 8:30 बजे होगी, फिर 11 बजे हम जीएसटी की क्लास रख लेंगे। डन, लॉक करें। चलो
बाकी अगले वाले जितने क्वेश्चन हो सकते हैं प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। मतलब अब तो तुम्हारे पास टाइम है, अगर हो सकते हैं ना तो 26 से 30 तक तो करने ही करने हैं। बाकी अगर और भी कर सकते हो वो तुम्हारी मर्जी है जी। ठीक है, बाकी कल वाली क्लास में इसको हम डिस्कस कर लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। एंड जिन भी सीए के बच्चों का कल रिजल्ट है, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे तुम्हारा रिजल्ट बहुत बढ़िया आए और तुम्हारे मार्क्स भी बहुत अच्छे अच्छे आए, मेरे दिल से कामना है जी। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।